नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उस वीडियो पे आप लोगों के बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं और वो शो कर रहा है कि वो कंटेंट आपको वाकई में पसंद आया है। तो उसमें मैंने आपसे वादा भी किया था कि जैसे ही ये टाइमलाइन मैं आपको दे दूँगा, टाइमलाइन देने के बाद हम एक-एक जो महत्वपूर्ण ये सारी समितियाँ बनी हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो केवल टाइम लाइन को ही से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि कब कब हुआ, वो ये भी पूछ लेते हैं कि किस समिति में या किस शिक्षा के सुधार में या किस समिति ने क्या कहा था या फिर किस समिति ने किस चीज़ पर अपना मेन फोकस दिया। ये भी क्वेश्चंस आपके सामने उठ के आने वाले हैं। तो उन सभी को देखते हुए ज़रूरी है कि हम उनको भी समझें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो रटंत विद्या अलग प्रकार की होती है और समझने वाली विद्या अलग प्रकार की होती है। अगर आप एक चीज़ को हायरार्की से समझेंगे, क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे, तो आपकी अलग थिंकिंग जनरेट होती है। और अगर आप रट के बैठ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस भी उतना अच्छा नहीं होता है और जो चीज़ें होती हैं वो धूमिल सी रहती हैं, कमज़ोर रहती हैं, उनमें उतना दम नहीं होता। और जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी डीप घुमा के कहीं से पूछ लिया जाता है, फिर आप लोग के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। तो उस चीज़ को हम ख़त्म करते हैं। तो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, देखिए मैं मेहनत करके इतने अच्छे कूल कंटेंट और एजुकेशनल वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोगों का उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अगर अटेंशन अट्रैक्शन मिले तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि आपको पता है, देखिए किसी भी चीज़ को करने पर हमको चाहिए होता है रिजल्ट, ठीक है, हमें उम्मीदें होती हैं। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए क्या? जॉब। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर तो मुझे क्या चाहिए कि लोग मेरे चैनल से जुड़ें, लाइक्स आएँ, लोग शेयर करें इसको, सब्सक्रिप्शन बढ़े लोगों का, और सबसे बड़ी बात जो जो व्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ व्यूज़ वो थोड़ा सा बढ़ें। तो प्लीज़ लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाइए, क्योंकि अगर आप लोग की तरफ से ये चीज़ें कम होती रहेंगी या कम दिखेंगी तो फिर मेरा भी जो मन है वो बनाने में नहीं लगता है। क्योंकि एवरीवन नीड्स एप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन यहाँ पर व्यूज़ ही हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, अपने मित्रों तक ये पहुँचाइए, थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाने का प्रयास करिए। आप ही से ये चैनल है और आपको ही ज्ञान की ज़रूरत भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, और वीडियो में देख लेते हैं भाई फटाफट कि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था कि ये टाइमलाइन थी। मैकाले, वुड, हंटर, आयोग, हरटोंग था वो सार्जेंट हैं, राधा कृष्णन थे, फिर हमने मुदालियर, कोठारी, राष्ट्रीय ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, यशपाल, ये सब हमने देखे लाइन से। आज हम इन शुरुआत के 1 2 3 4 5 6 जो हमारी मुख्य समितियां हैं इनकी बात करेंगे। एक वीडियो और आएगी, देखिए एक वीडियो कौन सी आएगी, बात सुन लीजिए फटाफट, तब आगे बात करते हैं हम लोग। एक वीडियो जो आने वाली है वो वीडियो उस बात पे आने वाली है कि पूरे जो शिक्षा का विभाग है, जो भारतीय शिक्षा का जो पूरा भी जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर वो वीडियो बननी है। देखिए ये तो सिर्फ मुख्य समितियां थीं जो कि मेन है या पेपरों में पूछी जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना डेवलपमेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देखा है। कुछ कम महत्वपूर्ण वाली समितियां भी बनी थी, कुछ लोगों ने अपने और भी उसमें अपने ज्ञान दर्शन दिए थे, उनको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। वो जो वीडियो होगी वो A to Z सब चीज़ों को मिलाते हुए बनेगी। तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, वो आपका संपूर्ण ज्ञान होगा कि भारत में कैसे शिक्षा का बदलाव हुआ। अभी इसमें हमको और चीज़ों को भी ऐड करना है, वो हम धीमे धीमे ऐड करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारी जो पहली आपकी है वो है 1835 की मैकाले की शिक्षा नीति। भाई देखिए मैकाले जो थे उनका एक बड़ा ही खराब वक्तव्य था, एक बड़ा ही खराब था जिसको मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन देखिए क्या लिखा था उन्होंने कि एक यूरोपीय देश की किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में जितनी जानकारी है उतना ज्ञान पूरे भारत की जानकारी को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये बराबर नहीं है। मतलब एक पुस्तकालय में रखी एक अलमारी में ज़्यादा ज्ञान है और यहाँ पूरा जो भारत है वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। भारत को कम आंकते हैं मैकाले जी, और आज अगर मैकाले जी होते तो उनको ज़रूर जवाब मिल चुका होता। तो ये उनका एक वक्तव्य है, बस एक बात थी तो रख दी, बाकी वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। हाँ, छन्नीकरण का सिद्धांत मैकाले ने दिया था। अब छन्नीकरण का सिद्धांत, इतने सारे सिद्धांत ऑलरेडी हैं, तो ये छन्नीकरण का सिद्धांत क्या था फटाफट देख लेते हैं। तो मैकाले ने कहा कि हम शिक्षा केवल उच्च वर्गों के लोगों को ही देंगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछ ले कि ऐसी कौन सी समिति थी, ऐसी कौन सा कमेटी बनाई गई थी कि जिसका मेन फोकस
किस पर था? केवल उच्च वर्ग की शिक्षा पर था। तो वो थे हमारे कौन? मैकाले जी थे। तो मैकाले का उद्देश्य ये था कि उच्च वर्गों के लोगों को प्रशिक्षित करने पर निम्न वर्ग के लोगों तक शिक्षा छन छन कर पहुंच जाएगी, जिससे खर्च भी कम लगेगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि उच्च वर्ग के लोग जब पढ़ जाएंगे तो उनके साथ छोटे गरीब लोग भी जो रहते हैं वो उनकी बातों को सुनेंगे। जब उनकी बातों को सुनेंगे तो उनकी बातों से वो भी धीमे 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 शिक्षित हो जाएंगे। तो क्या ये वाकई में पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, आपका अपने आसपास के माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन शिक्षित होने के लिए केवल सुनना ही नहीं है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। चलिए बात हमारी वो तो बात दूसरी है, लेकिन हाँ हम बात करते तो मैकाले ने क्या कहा था? तो मैकाले ने कहा था कि उच्च वर्ग के लोग, अमीर लोगों को शिक्षित कर दो तो वो धीमे 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 छनते छनते निम्न वर्ग के लोगों तक भी अपने आप शिक्षा पहुंच जाएगी। इसी को छन्नीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है और ये था मैकाले द्वारा। मैकाले ने ये अपना जो पूरा विवरण था वो बेंटिंक जो थे उस वक्त के वॉइस रॉय, जो उस वक्त हेड कहे जाते थे वॉइस। देखिए ये भी थोड़ा सा एक क्रिटिकल पॉइंट है कि वॉइस रॉय थे कि गवर्नर जनरल थे। इस पर हम हिस्ट्री में बात करेंगे, यहाँ पे इसमें बात नहीं करनी, यहाँ पे हमें केवल मेन टॉपिक पे रहना है। तो याद रखिएगा, मैकाले ने अपना ये पत्र बेंटिंक को सौंपा था और कहा था कि उच्च वर्ग को शिक्षित करो, छन छन की शिक्षा अपने आप नीचे वर्ग तक पहुँच जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा और इस पर देख लेते हैं। तो 2 फरवरी 1835, 2 फरवरी से मतलब नहीं है, 35 में मैकाले ने अपना विवरण पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्रस्तुत किया था। इस विवरण पत्र के उद्देश्य था कि वास्तव में रंग, रूप, वेशभूषा हर तरह से भारतीय हो, लेकिन उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए कि आत्मिक रूप से वह अंग्रेज बन जाए। मतलब भले ही वो कैसे भी हों, इंडियंस हैं, वो तो होंगे ही, फिजिकली इंडियंस ही रहेंगे, लेकिन उनको शिक्षा ऐसी दी जाए कि वो अंग्रेज जैसे बन जाए। ये कहना चाहते थे मैकाले। देखने में भारतीय और अंतःक्रिया अंग्रेजों की तरह हो, देखने में भारतीय लगे, लेकिन एक्चुअल में उसके जो हाव भाव, एजेक्शन हैं, जो भी हैं, वो अंग्रेजों जैसे हो। मैकाले ने प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य का स्पष्टीकरण किया और 3 बातें क्या बनाई? तो देखो भाई 3 बातें क्या बनाई कि जो गवर्नर जनरल है वो इतना रुपया खर्च करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। पहली चीज़, भारतीय साहित्य तब पूरा होगा जब अंग्रेजी साहित्य भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। मतलब भारतीय साहित्य पूरा नहीं था। भारतीय विद्वान पूरी तरह से विद्वान तब कहलाएंगे जब वो हिंदी, उर्दू, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी भी जान जाएंगे, तब ही वो विद्वान कहलाएंगे। ऐसा कहना मैकाले जी का था और उपरोक्त जो स्पष्टीकरण उसने दिए थे उससे भारतीय साहित्य में बड़ा ही नुकसान हुआ था। क्या नुकसान हो सकते थे? देखिए, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति जो थी वो नष्ट होने की खतरा था। भाई अगर हम किसी और संस्कृति को अपनाएंगे तो डेफिनेटली हमारी जो संस्कृति है वो कमज़ोर पड़ जाएगी और जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का समापन हो सकता था। मतलब जो जैसे अब आप भी देख रहे हैं इस वक्त हिंदी जो है वो कितनी पीछे जा चुकी है, सब लोग अंग्रेजी की तरफ ही भाग रहे हैं। वही कुछ कहा था। तो भाई देख लेते हैं, भाई मैकाले ने 1835 में बेंटिंक को अपना ये विवरण दिया और उसने सिर्फ बात करी थी कि ऊपरी वर्ग जो उच्च वर्ग है उसको शिक्षित करो, नीचे के लोग अपने आप सीख जाएंगे। और उसने मेन बात जो ये कही थी वो ये कही थी कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो रंग, रूप, देखने, सुनने, फिजिकली कैसे हों, भारतीय हों, लेकिन उनका माइंड, उनका एक्शन रिएक्शंस, उनके हाव भाव, वो सब कैसे होने चाहिए? अंग्रेज़ों के जैसे होने चाहिए। आई वो बात क्लियर हो गई? बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। 1854 का वुड डिस्पैच, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला वाला भी बहुत, मैकाले बहुत इंपॉर्टेंट था और वुड डिस्पैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों पूछा जाता है? वो सिर्फ इसलिए पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चन ही सीधे बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा उसको, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा था, जिसे वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र का नाम दिया गया है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहला इतना व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत व बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को दिशा निर्देश दिए थे। तो भाई क्यों कहते हैं मैग्ना कार्टा? क्योंकि ये बहुत अच्छा था। अगर हम शॉर्ट भाषा में बोलें, बहुत अच्छा था, सुव्यवस्थित था, संतुलित था, विस्तृत था, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसने भारतीय शिक्षा की जो
पूरी स्थिति थी उसको बदल के एक अच्छी स्थिति में ले आए थे। क्योंकि आप पीछे देख चुके हैं, मैकाले जी का तो कहना था कि उनको केवल अंग्रेजी घुसेड़ के भारत को बदल देना है, लेकिन इनका कुछ और कहना था। देख लेते हैं क्या कहता है। तो कुछ मुख्य सिफारिशें देख लेते हैं। इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव था। मैकाले साहब था सब अंग्रेज कर दो। इनका कहना है कि माध्यम जो उच्च शिक्षा है वो तो अंग्रेजी में करो, लेकिन जो आपकी नीचे की शिक्षाएं हैं, स्कूल स्तर की जो शिक्षा है, उसमें कौन सी भाषा होनी चाहिए? आपकी देशी भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। गांव में देशी भाषा पाठशालाएं स्थापित की जाएं, अच्छी बात है। उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषा हाई स्कूल तक तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी शहरें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। बहुत अच्छी बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ से हो जाता है, याद रखिएगा, यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता। व्यावसायिक शिक्षा का नाम देखिए आ चुका है, याद रखिएगा। इस वक्त व्यावसायिक शिक्षा पे बहुत जोर चल रहा है, नई शिक्षा नीति पे। तो ये याद रखिएगा कि जो व्यावसायिक शिक्षा पे किसने बात करी है, तो हमारे जो बहुत प्यारे से थे मैग्ना कार्टा वाले वुड भाई साहब, वुड डिस्पैच जो आया था उसमें ये बात कही गई है। तो उनका था कि व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो देखिए कितनी अच्छी बातें करी थी। पहले तक केवल अंग्रेजी थी, इन्होंने बोला कि नहीं, जो नीचे के स्कूल है यहाँ पर आपको देशी भाषाओं को भी ज्ञान तवज्जो देनी है, देशी भाषाओं की पाठशालाएं आपको चलानी चाहिए। लेकिन जब आप ऊपर आते हैं तो फिर आंग्ल देशी मतलब इंग्लिश भी हो और उसमें देशी भाषाओं का मिक्सचर भी हो। लेकिन अब उसके ऊपर आप जाएं तो फिर अच्छे से क्या बनाए जाएं, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय बनाए जाएं। तो यहीं से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो है कि वुड डिस्पैच में दिए गए सुझावों को काफ़ी हद तक लागू किया गया और 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस समिति की सुझाव के बाद कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए थे। तो समय 1857 और वुड डिस्पैच में ये बातें की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और बाकी बेथून स्कूल जो थे वो भी थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियां व आदर्श लगभग 50 वर्ष तक प्रभावी रहे। इस प्रकार वुड डिस्पैच भारत की भावी शिक्षा के विकास हेतु एक क्रांतिकारी दस्तावेज साबित हुआ, इसलिए इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हंटर आयोग। वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हंटर आयोग, लेकिन आपको उसकी डेट में याद रखनी है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो लॉर्ड रिपन थे उस वक्त, जिनको 1882 में जो आपके हंटर थे उनका पूरा नाम दिया गया है, कि अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था जिसका उद्देश्य चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र, जो वुड का घोषणा पत्र था उसका उनको क्या करना था, उनका करना थी समीक्षा। भाई जो वुड डिस्पैच आया उसकी समीक्षा किसको करनी थी, हंटर आयोग को करनी थी। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य भी थे, याद रखिएगा। 54 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रगति के मूल्यांकन हंटर आयोग द्वारा किया गया था। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय सुझाने थे। एक वर्ड आ गया है, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक शिक्षा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो, इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। तो इन्होंने भी बोला स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करिए। उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए, इसकी जगह पर सरकार कॉलेज के एक वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए, जो आज भी चलता चला आ रहा है। हाई स्कूलों में प्रावेशिक परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक एवं व्यवसायिक शिक्षा को भी व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा बहुत पहले पे जोर चल रहा है, लेकिन धीमे धीमे वो चीज़ खत्म हो चुकी थी। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य संस्थानों पर महिला शिक्षण हेतु पर्याप्त बंद न होने पर खेद प्रकट किया था और इसे बढ़ावा देने को कहा था। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया गया। तो हंटर में ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कब हुआ। वुड डिस्पैच की जो चीज़ें थी उसका विश्लेषण या उस पर एक नज़र डालने के लिए कहा गया, और इन्होंने भी कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर जोर देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की बात हंटर आयोग कर गया था, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने कहा था कि जो
प्राथमिक शिक्षा को महत्व तब मिलेगा जब उनको स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। तो ये बात भी किसने की थी? हंटर ने की थी। याद रखिएगा, 2-3 मुख्य बातें हैं बस। नेक्स्ट देख लेते हैं, हार्टोंग समिति देख लेते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी में इसका विस्तार। तो देख लीजिए भाई, प्राथमिक शिक्षा पर जो बदलाव है वो पिछली समिति ने पहले बोल दिया है, तो प्राथमिक शिक्षा पे कार्य चालू हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि केवल पात्र विद्यार्थी ही हाई स्कूल तो इंटरमीडिएट में प्रवेश ले, मतलब बच्चे फेल कर दिए जाएं और आगे वही बच्चे जाएं जो वाकई में केवल एलिजिबल या अच्छे से हकदार हैं। जब औसत विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करें और विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर उठाने के लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश को नियंत्रित किया जाए, मतलब भीड़ चाल ना जाए, लिमिटेड सीट्स रखेंगे, बच्चे भी अच्छे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये अवस्था याद रखिएगा। हार्टोंग समिति कब आई थी? बहुत ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 1944 में सर्जेंट रिपोर्ट। तो 3 से 6 वर्ष के आयु, इसको तो साइड में करते हैं, 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अब देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसको प्री प्राइमरी स्कूल भी कहा जाता है, वो आ चुका है सर्जेंट रिपोर्ट में। 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क, सार्वभौमिक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। तो सार्जेंट में बोला गया था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये भी याद रखिएगा। 6 से 11 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। 11 से 17 वर्ष आयु समूह के कुछ चयनित बच्चों के लिए हाई स्कूल शिक्षा और उच्च माध्यमिक के बाद 3 वर्ष के विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाई स्कूल स्तर की शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए, शैक्षणिक और तकनीकी और व्यावसायिक, मतलब एकेडमिक होनी चाहिए और टेक्निकल और वोकेशनल भी होनी चाहिए। तकनीकी, वाणिज्य और कला संबंधी शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए। इंटरमीडिएट का उन्मूलन होना चाहिए। 20 वर्षों में वयस्क निरक्षरता को समाप्त करना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा पर जोर देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा, 2-3 बातें याद रखिएगा बस, केवल मेन कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पहली बात, 6 से 11 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा एक चीज़ और, क्या कि विकलांगों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट मैंने लास्ट में बताए हैं। आगे देख लेते हैं, राधाकृष्णन समिति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भाई देश आज़ाद हो चुका है, 1948 है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। ये याद रखिए कि जो राधाकृष्णन समिति कमीशन था उसका मेन मोटिव विश्वविद्यालय शिक्षा पर था। उन्होंने शिक्षण संकाय बनाए, मतलब उसको अलग अलग कैटेगराइज किया था। शिक्षण का स्तर, विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त, और विश्वविद्यालय के शिक्षा संरचना और संगठन पे अपने कुछ वक्तव्य दिए थे, अपने कुछ बातें की थी। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, डीप जाने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना रखना है। 1948 राधाकृष्णन कमीशन, और इस कमीशन को क्या कहा जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने विश्वविद्यालयी शिक्षा पर ही केवल अपने सुझाव दिए थे। यहाँ पर हम लोग मुख्य जो शुरू के आपके समितियाँ थी, ले लेते हैं इनको स्टार्टिंग से भी, मैकाले, वुड, हंटर, हार्टोंग, सर्जेंट और राधाकृष्णन समिति, इतनों को हमने कवर कर लिया है। अब बचते हैं हमारे बचे कुछ ये 4-5, इनको भी हम अगली वीडियो में बनाएंगे, डीपली समझेंगे और डीप में भी सिर्फ इम्पोर्टेंट, कोई बकवास नहीं। इस चैनल में आपको कोई भी चीज़ बकवास नहीं मिलने वाली, सब काम की मिलने वाली है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा, व्यूज़ बढ़ाइए, मुझे भी इंटरेस्ट आए वीडियोस बनाने में। नहीं हो पाएगा तो फिर मुझे भी अपना इंटरेस्ट गिराना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।